दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर दिल्ली के बीचों बीच आपको मुफ्त में एक बंगला दे दिया जाए, साथ में एक गाड़ी भी दे दी जाए और ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाए कि हर 10 दिन बाद आप हवाई जहाज से यात्रा भी कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी पत्नी दिल्ली से बाहर रहती हैं तो वह हर 1.5 महीने में दिल्ली आ सकती है हवाई यात्रा करके, उनसे भी पैसा लिया नहीं जाएगा। और अगर वो रेल से सफर करती हैं और आप भी रेल से सफर करते हैं तो कभी भी किसी भी क्षण देश के किसी भी हिस्से में आप किसी दिन भी जा सकते हैं, कितनी बार भी जा सकते हैं, वह भी एसी फर्स्ट क्लास में। आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। घर के भीतर पानी बिजली बेहिसाब है, फोन ट्रंक कॉल जितने भी आएंगे सब बेहिसाब है। और तो और आपके घर के भीतर जो सोफा होगा उसके कवर भी हर 3 महीने में बदल दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो पर्दे लगे होंगे वह भी सारे पर्दे हर 3 महीने में बदल दिए जाएंगे। और इन तमाम चीजों के साथ आपके पास जो गाड़ी होगी, वो गाड़ी जो चलेगी, जिसमें आप पेट्रोल भराएंगे, उस पेट्रोल की कीमत प्रति किलोमीटर 16 रुपए हम ही आपको देंगे। यानी हर 6 किलोमीटर चलने के बाद जो लगभग 90, 95, 96 रुपए होते हैं, जो आज की तारीख में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, उतनी कीमत हम आपको हर 1 किलोमीटर चलने पर 16 रुपए दे देंगे। और उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए इस देश के भीतर में कोई महंगाई है क्या, जाहिर है आप कहेंगे कौन सी महंगाई। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जिंदगी जीना दुर्भर हो गया है, तो आपके चारों तरफ तो हरा भरा माहौल है। नया सोफा कवर है, नए पर्दे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, सारे काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, बैंक में लाखों रुपया हर महीने आ भी जाता है, कोई खर्च कर पाने की स्थिति में आप है नहीं। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है जरा बैठिए, सोचिए और कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कम से कम लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, महंगाई का बोझ ना पड़े। तो यकीन जानिए आप कहेंगे ठीक है, हम जाते हैं, जरा बैठते हैं। तो दिल्ली के बीच में एक संसद भी है। उस संसद के भीतर स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होती है। उस बैठक में भीतर पहली बार इस देश के भीतर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज एक बैठक निर्धारित की गई। स्टैंडिंग कमेटी की यह बैठक पहली बार एजेंडा था, कम से कम जो कीमत बढ़ रही है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, उसको जनता के अनुकूल कैसे कीमतों को किया जाए, यही एजेंडा था। लोकसभा के 20 सांसद, राज्यसभा के 10 सांसद, यानी कुल मिला के 30 सांसदों को बैठना था। लेकिन कोरम भी पूरा नहीं हो पाया, लोगों की संख्या भी नहीं पहुंच पाई। हर के पास मुश्किल यह थी कि कोविड के हालात में सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं आ पाया। ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि वर्चुअल मीटिंग हो जाए, जूम पर मीटिंग हो जाए। इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम बीजेपी के सांसद हैं, वह है रमेश विधोड़ी साहब। पेट्रोल डीजल के बारे में कौन कितना जानता है, पूरी फहरिस्त अगर हम आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप भी हैरत में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग हैं। हम आपको बीजेपी के लोगों का नाम बताएं या विपक्ष के लोगों का नाम बताएं। लोकसभा के 20 सांसदों में से 12 सांसद बीजेपी के, राज्यसभा के 10 सांसदों में से 3 सांसद बीजेपी के। रमेश विधोड़ी भी हैं, दिलीप सैकिया भी हैं, रमेश चंद्र भिंड भी हैं, टोपन कुमार गगोई भी हैं, नारायण भाई कचहाड़िया भी हैं, रावमल नागर भी हैं, उमेश पाटिल भी हैं, भारती बेंश, तमाम नाम हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे नाम को किस रूप में हम पढ़ें। सभी सांसद हैं और सभी स्टैंडिंग कमेटी के हिस्सेदार हैं। हमने कुछ सांसदों को फोन लगाया और पूछा कि क्या आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आज जा रहे हैं। कोई अस्पताल में था, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, कोई कोविड के भर घर से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचना नहीं चाहता था। एक रैंडमली हमने लिया, 5-6 लोगों से बात की, कोई नहीं आया। क्या हुआ इस बैठक में, यह दूर की गोटी है। लेकिन जब पेट्रोल डीजल और इस देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जब महंगाई का जिक्र होता है तो आपके जहन में कुछ बात और साफ होनी चाहिए। इस देश के भीतर में 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस देश के टैक्स पेयर का पैसा प्रति सांसद को दिया जाता है। वो कितना भी सफर कर सकता है, लेकिन एक एवरेज जब बीते 5-6 साल का निकाला गया तो पता चला एक सांसद एक दिन में 40 किलोमीटर मिनिमम चलता ही है।
अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता है 40 किलोमीटर का मतलब है 16 रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट होता है, यानी 640 रुपए प्रतिदिन उसको पेट्रोल की कीमत दे दी जाती है। इस देश के भीतर में 543 लोकसभा के सांसद हैं, यानी 3,47,520 रुपए लोकसभा के सांसद पेट्रोल डीजल खर्च करने की एवज में उनको पैसा बट जाता है। राज्यसभा के 245 सांसद हैं, उन पर 1,56,800 रुपए उन्हें दे दिया जाता है, यानी प्रतिदिन तकरीबन 5 लाख रुपए इस देश के 788 सांसदों को दिया जाता है। यह एक एवरेज निकाला गया, और इस एवरेज निकालने की स्थिति यह है कि जब आप एक महीने का खर्चा निकालेंगे तो वह तकरीबन 1.5 करोड़ बैठता है, और अगर पूरे एक साल का खर्चा निकालेंगे तो वह लगभग 18.5 करोड़ बैठता है। एग्जैक्ट 18,40,76,800 रुपए। यह इस देश के भीतर में सांसदों का पेट्रोल पर मिलने वाला खर्चा है जो उन्हें मिल जाता है, और इतना तेल इस देश के भीतर में जल जाता है। और सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत लोकसभा इलेक्शन के साल 2018-19 में हुई, जब प्रतिदिन 12 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर यह सांसद उड़ा रहे थे। अब यहां पर सवाल है कि उसी में पहली बार यह एजेंडा आया जब हमने स्टैंडिंग कमेटी के सांसदों से पूछा, इससे पहले कभी आपने सुना था कि महंगाई को लेकर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई चर्चा हो रही है? तो सभी ने कहा नहीं, इससे पहले नहीं होती थी। तो हमने कहा पहली बार हो रही है तब तो जाना चाहिए। बोले कोई मतलब ही नहीं है, उसमें बहुमत के हिसाब से भी चीजें बहुत कुछ चलती हैं, और उसमें तो भरपाई है पूरे बीजेपी के सांसदों की। आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, हमने भी जोड़ना शुरू किया। 30 सदस्यों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें 17 एनडीए के हैं, 13 विपक्ष के हैं। लेकिन कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर कोरम इससे पहले कम से कम जितनी बार भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, 65% बैठकें ऐसी हुई जब भी कभी भी कोरम पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पाया, और एक भी बैठक ऐसे नहीं हुई जिसमें सभी संसद सदस्य उसमें मौजूद रहे। कैसे फिक्र होगी जब सारी रईसी इस देश के सांसदों को यूं ही दी जा रही है? गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, हवाई सफर है, एसी चेयर कार में सफर कर सकते हैं, कहीं भी जाइए, सारी सुविधाएं हैं, और ये सारी सुविधाएं इस देश की जनता के टैक्सपेयर के पैसे पर दिया जा रहा है। तो इस बैठक में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं निकल पाती है। यहीं से दूसरा बड़ा सवाल हुआ, इतनी ज्यादा कीमत इस देश के भीतर में जब पेट्रोल डीजल की हो गई है, तो हमने उसका भी एवरेज निकाला। जरा समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी देश में कोई पॉलिसी बनती है या कोई नई आविष्कार चीजें होती है, वो जनता के लिए की जाती है। लेकिन शायद मोदी सरकार अपने आप में शानदार सरकार है, जो सारे नए प्रयोग, जिसका भी लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो जनता को नहीं मिलके वो लाभ उसको ही मिल जाता है। आप कहेंगे ये कैसा है? ये खेल दरअसल इथेनॉल का है। इथेनॉल 20% तक पेट्रोल में मौजूद रहे, यह 2025 तक का टारगेट लिया गया, और आज की तारीख में तकरीबन 8.5% से लेकर 10% तक इथेनॉल का प्रयोग होता है पेट्रोल में। लेकिन यह बात सुनने में अच्छी लग सकती है, क्योंकि नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग कहता है इथेनॉल का उपयोग इसलिए क्योंकि उससे प्रदूषण कम होता है। इसलिए इथेनॉल दरअसल शुगर और स्टार्च को मिला के बनाया जाता है, तो यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण देता है, इसकी कीमत भी कम है। तो इसका लाभ तो जनता को होना चाहिए? जी नहीं, सरकार को होगा। तो जरा इस पन्ने को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे भारत क्यों दुनिया का एकमात्र देश है जो देश, इस देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के मातहत जो सत्ता है उसी की सुविधाओं के लिए जीता और मरता है। इस देश में जनता का तेल निकाल लिया जाता है, और उस तेल पर भी कैसे रईसी होती है यह भी आप समझ लीजिए। हमने एवरेज निकाला है, जून के महीने में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $74.63 प्रति बैरल। इसका मतलब होता है लगभग 159 लीटर की कीमत $74 प्रति बैरल है। उस डॉलर को अगर आज की तारीख में आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो $73.28 $1 की कीमत है। इस लिहाज से प्रति बैरल डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के बाद 5,468 रुपए में 159 लीटर कच्चा तेल आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है। दिमाग में बैठा लीजिए, 5,468 रुपए में
159 लीटर तेल, यानी 1 लीटर की तेल की कीमत हुई 34 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर। आपको कितना मिलता है, यह बात की बात है, इसमें कुछ पैसा तो जोड़ना होगा क्योंकि यह कच्चा तेल है। कच्चे तेल की कीमत 34 रुपए 39 पैसे। इसमें जो रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है, रिफाइनरी मार्जिन जो लिया जाता है, जो ओएमसी मार्जिन होता है, जो ढोने का काम किया जाता है, उसका खर्च आता है, कुछ फाइल मेंटेन, कुछ कंप्यूटर मेंटेन। इसमें प्रति लीटर खर्च पेट्रोल के लिए 3 रुपए 60 पैसे, डीजल के लिए 6 रुपए 10 पैसे खर्च होते हैं। इसके बाद जो पेट्रोल पंप डीलर को जो कमीशन दिया जाता है वो पेट्रोल के लिए दिया जाता है 3 रुपए 79 पैसे और डीजल के लिए दिया जाता है 2 रुपए 59 पैसे। यानी ये तो खर्चा हो गए, इस खर्चे को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर हो गई 41 रुपए 78 पैसे और डीजल की कीमत हो गई 43 रुपए 8 पैसे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से खेल शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है और रोड सेस भी लेती है। एक्साइज लगाने के बाद जो 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज जो प्रति लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सत्ता के पास चली जाती है, उससे कीमत पेट्रोल की हो जाती है 74 रुपए 68 पैसे। डीजल में यह 43 रुपए 8 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है और इसके बाद इसकी कीमत हो जाती है 43 रुपए 8 पैसे। कीमत के बाद 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगी और कीमत हो गई 74 रुपए 88 पैसे। तो पेट्रोल है एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद 74 रुपए 68 पैसे, डीजल है 74 रुपए 88 पैसे। इस कीमत पर वैट लगाया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट कमाती है। स्टेट गवर्नमेंट एवरेज 30% वैट लगाती है, अलग अलग राज्यों में अलग है, लेकिन 30% वैट लगाती है। इससे पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 40 पैसे और बढ़ जाते हैं और पेट्रोल की कीमत हो जाती है 97 रुपीज 8 पैसा। ये एक एवरेज है जून के महीने का। और डीजल में वैट लगता है 16.75% यानी 12 रुपए 54 पैसे। और इसके अलावे जो डीजल का एडिशनल सेस लिया जाता है वह 30 पैसे प्रति लीटर लिया जाता है। तो यह हो जाता है डीजल 87 रुपए 72 पैसे। ये चीजें बढ़ती चली गई। कैसे बढ़ी आप समझ गए। किसने कितना कमाया इसको लेकर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहीं से एक अगला सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना कमा लिया तो कितना कमा लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने इतना कमा लिया तो कितना कमा लिया। अगर एक लाइन में आपसे यह कहें, जितना पैसा इन लोगों ने कमाया है उसी पैसे से पीएमओ चलता है, उसी पैसे से सारी मिनिस्ट्री चलती है, उसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट चलता है, उसी पैसे से इस देश के भीतर में जितने नौकरशाह हैं उनको पैसा मिल जाता है। और ये कितने लाख करोड़ का है, ये लगभग 3 लाख करोड़ का है जो सबकी सुविधाओं का उपभोग करते हैं सिर्फ इसी पैसे से। और इसी को लेकर जब बैठक होती है तो बैठक नहीं हो पाती है, बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि सांसदों को तो हमने आपको खूब सुविधा दे दी, हमने कहा आप हमारे टैक्स से खूब पैसा ले लीजिए, रईसी के साथ रहिए। लेकिन इसके बाद शुरू होता है दूसरा खेल। दुनिया के तमाम देशों में इथेनॉल को लेकर नए नए प्रयोग हुए। आप कहेंगे कहां कहां हुए। अमेरिका में हुए, ब्राजील में हुए, चाइना में हुए, कनाडा में हुए, थाईलैंड में हुए। ये बायोफ्यूल का लाभ जो था ये कंज्यूमर को यानी जनता को मिला, क्योंकि पेट्रोल की कीमत उनके हिसाब से दुनिया के बाजार में ज्यादा है। और जब बायोफ्यूल का आप यूज करते हैं तो प्रदूषण भी कम, कीमत भी कम। भारत में खेल उल्टा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी जितनी भी कीमत रहे, भारत में सबसे ज्यादा एक्साइज और वैट वसूल लिया जाता है। उसके बाद बायोफ्यूल का नंबर आया। तो इथेनॉल बनाने में तमाम सरकार की सुविधा देने के बाद, किसान को लाभ मिलने के बाद, जो नेचुरल फ्यूल है शुगर और स्टार्च से बनता है, इथेनॉल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर होती है। पेट्रोल की कीमत 97 रुपीज, डीजल की कीमत 87 रुपीज, इथेनॉल 60 रुपीज। आपके जहन में तुरंत सवाल आएगा, अरे साहब इथेनॉल मिला रहे हैं तो उसका लाभ तो हमको देना ही पड़ेगा ना आपको, तो अगर इथेनॉल नहीं मिलाते तो इसका मतलब है और कीमत होती। जी नहीं, इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कीमत ही आपसे वसूली जाएगी, उसमें इथेनॉल कितना भी मिला दीजिए। और आसानी से समझना है, मान लीजिए आपकी पास एक कार है, उस कार के टैंक में आप 30 लीटर तेल भराते हैं। 30 लीटर पेट्रोल की कीमत जो अभी की स्थिति है, चाहे वो दिल्ली, एक एवरेज निकालिएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुंबई का, तो उसमें जानकारी आएगी कि आप 30 लीटर पेट्रोल जब भराएंगे तो वो पड़ेगा 2,912 रुपए का।
2,912 का पड़ेगा, लेकिन इसमें आप 10% इथेनॉल मिला दे रहे हैं। इथेनॉल जो है वो 60 रुपए लीटर है, तो 180 रुपए हुआ। और 27 लीटर तेल है, पेट्रोल है, और 3 लीटर इथेनॉल है। इन दोनों को मिलाइएगा तो 2,801 रुपए हुए। यानी 111 रुपए इथेनॉल मिलाने पर जो बच रहे हैं, उसका लाभ भी कंज्यूमर यानी जनता को नहीं, उसका लाभ भी केंद्र सरकार ने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? यानी आपके लिए कुछ नहीं, और यह टारगेट रखा गया है 2025 तक कि एथेनॉल हम 20%, लेकिन जो एवरेज अभी की तारीख में इस देश में आ रहा है, कहा जा रहा है कि अगले 2 बरस के भीतर में पेट्रोल डीजल जो है ये 150 रुपए पार कर जाएगा। महंगाई और चरम पर चली जाएगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी डामाडोल है। इसमें जो उपाय आप खोज रहे हैं वो अपनी कमाई का खोज रहे हैं, इस देश की जनता की भलाई के लिए कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इथेनॉल का पूरा प्रयोग जो है सरकार जो अपने तौर पर कर रही है, उसमें सीधे यह समझिए कि जब आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं आज की तारीख में, तो 7.5 रुपए उसमें सरकार और कमा लेती है इथेनॉल मिला के। आपके हिस्से में फिर कुछ नहीं आया। और दुनिया के बाजार में जब ये सारी चीजें जनता की लाभ के लिए, तब यहां पर एक दूसरा सवाल आपका आएगा कि सरकार ने इतनी ड्यूटी क्या पहली बार बढ़ाई है? ये हर कोई बोलता है। यार आप बताते नहीं हो मनमोहन सिंह के पीरियड में क्या था, आप बताते नहीं हो उससे पहले क्या था, मोदी सरकार का सिर्फ बतलाते। तो चलिए आज हम आपको कुछ पहले भी लिए चलते हैं। एक्साइज ड्यूटी, पहली बार इस देश के भीतर में एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो मीटिंग हुई थी वह नवंबर 2014 में हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार का प्रभाव पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी पर मतलब नवंबर तक था। उस समय एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे थी। आज की तारीख में यह 32 रुपए 90 पैसे हो चुकी है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे, यानी 9 रुपए से बढ़कर 32 रुपए और डीजल में 3.5 रुपए से बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे। यह है रफ्तार एक्साइज ड्यूटी को लेकर। वैट को लेकर बार बार सवाल होता है कि स्टेट वैट्स को लगातार बढ़ाते रहे हैं। हमें लगता है कि वैट उतनी बड़ी तादाद में नहीं बढ़ा जो राज्यों की कमाई थी। यह सही बात है कि 2014 में वैट 20% था, आज की तारीख में यह 30% है। वैट डीजल पर 12.5% था, आज की तारीख में यह लगभग 16.75 यानी 16.5 और 17 के बीच में है ये इसके। लेकिन इसके अलावे 25 से 30 पैसा इन्होंने हर जगह सेस भी लगा दिया डीजल पर, तो वह भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा वैट जो स्टेट की कमाई होती है वह है मुंबई यानी महाराष्ट्र। उसके बाद नंबर आता है चेन्नई का, यानी यहां पर वहां उद्धव ठाकरे की सरकार, यहां स्टालिन डीएमके की सरकार। उसके बाद नंबर आता है दिल्ली, जहां पर केजरीवाल की सरकार। उसके बाद नंबर आखिर में आता है कोलकाता, यानी दुनिया के या देश के 4 महानगरों में सबसे सस्ता कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर मुंबई। यह एक स्थिति निकलकर आपके सामने आती है। इसका अगला सवाल आपका होगा ये कमाते कितना है, और अगर ये कमाई बंद हो जाए तो क्या ये सरकार ढह के गिर जाएगी? यकीन जानिए इस सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर इस देश में पेट्रोल डीजल की कमाई को रोक दिया गया तो, क्योंकि उसकी जो सिर्फ कमाई है इनकी एक्साइज से, अभी हमने वैट नहीं जोड़ रहे हैं। मोदी सरकार की कमाई सोचिए और मनमोहन सरकार के दौर की कमाई को देखिए। 2013 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी उस समय उसकी कमाई थी 52,537 करोड़ रुपीस, 52,537 करोड़ उसने 2013 में कमाए थे। 2014 में जब मीटिंग हुई तो उसमें रफ्तार बढ़ गई, ये 52,000 करोड़ बढ़कर 72,000 करोड़ सरकार की कमाई के हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग जिसमें बढ़ाया गया सबसे ज्यादा वो 2016-17 का साल था। उस बरस 2,84,000 करोड़ रुपए सरकार की कमाई एक्साइज से हुई, 2,84,400 करोड़ रुपए। और 2021 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च में खत्म हुआ है, इसकी कमाई 3,20,727 करोड़ रुपए। यह रफ्तार है सरकार की कमाई की, और अगर ऐसी रफ्तार है तो जनता यहां कहीं नहीं है। इस कमाई से इस देश की गवर्नेंस का बहुत सा हिस्सा चलता है। यह सिर्फ पेट्रोल डीजल पर है, बाकी जगहों से जो टैक्स वसूले जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो जीएसटी का हिस्सा बिल्कुल अलग है, डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बिल्कुल अलग है।
और उन सबको जोड़ दीजिएगा और इस बीच में कहिएगा क्या ये सबको जनता अपने हाथ में समेट ले, तो फिर इस देश में जो बादशाहित हो रही है या जो शाही अंदाज में ये जीते हैं और जो 7 सीरीज की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर जो घूमते हैं, एक गाड़ी में घूमते हैं और आगे पीछे 6 गाड़ियां एक ही ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई देती है, या फिर जो पार्लियामेंट्रीज की गाड़ी आपको दिखाई देती है, शानदार गाड़ी तो प्राइम मिनिस्टर की है जो कि प्रति लीटर सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर उस पेट्रोल के जरिए देगी, लेकिन उसमें बाकी चीजें और एडजस्ट की गई तो उसको बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी उस जरा सी गाड़ी के चलने में इस देश के किसान और मजदूरों की एक दिन की कमाई झटके में निकल जाती है। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट तक चालू रखिए, बंद कर दीजिए, एक मजदूर किसान की कमाई उसमें उड़ गई। देश सबका है ना, इस देश में आपको प्राइम मिनिस्टर जनता ने बनाया है ना। लेकिन फिर लौटिए इस पर, इस देश के भीतर में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सबसे जो कमाई होती है उसमें पहली बार हाईएस्ट पॉइंट पर हमें 3,61,200 करोड़ रुपए, जी ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इतनी पैसी कमाई सरकार की सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के जरिए। इससे पहले सबसे ज्यादा कमाई 2016-17 में हुई थी, 2,84,000, जो पेट्रोल डीजल के अलावे एविएशन से जुड़ा हुआ जो पेट्रोल है वह भी है, नेचुरल गैस भी है, क्रूड ऑयल भी है। हम जब आपसे इस बारे में जिक्र करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है, जब इतनी बड़ी तादाद में बढ़ती चली जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है। और इथेनॉल को अभी नहीं सोचा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सोचा गया था और उस समय कहा गया था कि कम से कम 5% हमारा टारगेट है। और उस समय वाजपेयी सरकार जब जा रही थी तो 2003-4 में इस देश के 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसे थे जहां पर इथेनॉल लगभग 5% मिलाया जाता था। लेकिन देश में आज का औसत निकालिएगा तो यह औसत 10% एवरेज आ चुका है पूरे देश में। इसकी कमाई भी केंद्र को ही मिलती है। अब इसके बाद सवाल यह है कि इस देश में जो प्लानिंग कमीशन काम करता है वो तमाम शोध करता था, अब तो नीति आयोग हो गया है। तो प्लानिंग कमीशन का काम यह था कि तमाम डाटा करे, तमाम रिसर्च करे, उसके जरिए बताए, योजनाओं को एक प्लानिंग के तौर पर लेकर आए कि जनता के अनुकूल स्थिति कैसे बन सकती है। लेकिन नीति आयोग ने जो नियम कायदे नए बनाने शुरू किए, उसने अपने तौर पर इस बात की जानकारी दी कि सत्ता यानी गवर्नमेंट को कितना लाभ मिल सकता है, उस लाभ में कमी नहीं आनी चाहिए। जिसने उस लाभ में कमी लाई वो इकोनॉमिस्ट गया, जो उस लाभ में कमी लेकर आया वो उस मंत्रालय को संभाला हुआ ब्यूरोक्रेट गया, ट्रांसफर हो गया, उसको कहीं और भेज दिया गया। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के भीतर बैठे हुए लोग सिर्फ सरकार को कितना लाभ होते रहना चाहिए इसी दिशा में पूरा काम करते रहे हैं, यानी हर निर्णय सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई भी ऐलान हो वो मंत्रालय का मंत्री नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो देश पूरा प्राइम मिनिस्टर के लिए जी रहा है और प्राइम मिनिस्टर के अनुकूल स्थितियां बनते रहे इसी को जी रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि देश के भीतर में जो पीएसयूज हैं उसमें सबसे ज्यादा कमाई यानी डिविडेंड कोई देता है तो वह बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम दुनिया के 9 देशों में है, रूस में है, ब्राजील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, इजराइल में है, यूएई में है। देश भर के भीतर इसके मुंबई, इसके कोच्चि और बीना में इसके रिफाइनिंग कैपेसिटी इसकी लगभग 35 मिलियन टन की है। देश भर में पेट्रोल पंप लगभग 18-19 हजार है। जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6,166 है। जो एविएशन फ्यूल स्टेशन हैं वह भी लगभग देश में इतनी बड़ी तादाद में भारत पेट्रोलियम, और इसने डिविडेंड मैक्सिमम इस बरस यानी 21 फाइनेंशियल ईयर में उसने 8,760 करोड़ रुपए दिए हैं। 8,760 करोड़ रुपए डिविडेंड उसने गवर्नमेंट को दिया है। उसी को बेचने की तैयारी हो रही है कि वह वेदांता को बेचा जाए, जिसके लिए अग्रवाल पीछे वही अग्रवाल हैं जो कि सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग भी देते रहे हैं, और ये वही हैं जिन्होंने हाल में वीडियोकॉन भी लिया है। तो सब कुछ कैसे एक साइकिल के तहत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुविधाओं को देखते हुए पूरे देश को चलाया जाए और गवर्नमेंट को कोई असुविधा ना हो पैसे को लेकर, इस दिशा में यह देश चल रहा है। तो आखिरी बात इसलिए क्योंकि इस देश में एक रिजर्व बैंक नाम की चीज भी है। रिजर्व बैंक की स्थिति यह है
कि दुनिया के तमाम, रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक कहा जाता है, दुनिया के तमाम देशों में जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं वह सरप्लस पैसा अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। सरप्लस पैसा देते हैं, लेकिन इतना नहीं देते हैं जितना भारत सरकार में बीते दिनों 99,000 करोड़ रुपए दिया गया, आपको याद होगा। उससे पहले भी दिया गया और बीते 5-6 वर्ष के भीतर में लगभग 5.5 लाख करोड़ आरबीआई दे चुका है। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक सरकार को दे चुका है। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के तमाम देशों में सिर्फ एक टर्की ही है जिसकी जीडीपी के दायरे में 0.50% वहां का सेंट्रल बैंक सरप्लस अमाउंट वहां की सरकार को देता है। दूसरे नंबर पर भारत है, 0.44% जीडीपी का उसने सरप्लस अमाउंट सरकार को दिया है। और अगर एवरेज निकालिएगा इन 5-6 सालों का, इतना जो 5.5 लाख करोड़ जो हमने जिक्र किया है, तो आपको जानकर हैरत होगी भारत टॉप पर आ जाएगा, जो सरकार पैसा सेंट्रल बैंक से भी ले रही है। यह स्थिति है इस देश के भीतर में। तो सोफे का कवर हर 3 महीने में बदल रहा है, पर्दा हर 3 महीने में बदल रहा है, बिजली बिल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है, घर का किराया आप देंगे नहीं, गार्डनिंग को संवारने के लिए माली हर दिन आता है, घर की साफ सफाई के लिए नौकर चाकर हर दिन आते हैं, सफाई करते हैं, पार्किंग स्पेस भी दुनिया भर का आपके सामने है, सुबह टहलने के लिए शानदार पार्क है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बंगला दे दिया गया है और उस बंगले से निकलकर आपको पार्लियामेंट में जाकर यह बताना है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसके लिए जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, जो तय करे, बताए, समझे, बूझे, उसके पास भी फुर्सत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चश्मा हमने और आपने ही इतनी सुविधाओं का दे दिया है और संसद के भीतर ताल ठोकते हुए, ताली बजाते हुए अपने पेमेंट को बढ़ाते ये लोग चले जाते हैं और हम आप सिर्फ देखते रह जाते हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर के सांसदों की है, सरकार की है। तो इनके जब कोई सरोकार ही आपसे नहीं है, यानी इन आपका दर्द इन तक पहुंचता ही नहीं है, तो फिर काहे की महंगाई और काहे की पेट्रोल डीजल की कीमत, किस बात का शोक मना रहे हैं? लोकतंत्र जब आपने सांसदों और सरकार की अंटी में बांध दिया है और उस अंटी से खोल खोल कर सुविधाओं का उपभोग जब वो कर रहे हैं, तो फिर हम और आप कौन सी चीज है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।